ये आकाशवाणी है। जय हिंद। आज प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ये हिंदी नाटक। लेखिका हैं अंजलि शर्मा। तो सुनिए नाटक जय हिंद। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। मैंने तुझको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा देखा। तू लोहा था या लोहे का। मैंने तुझको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा देखा। लोहे की तरह तपते देखा, लोहे की तरह गलते देखा, लोहे की तरह ढलते देखा, गोली की तरह चलते देखा। मैंने तुझको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा देखा। मैंने तुझको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा देखा। आज हम सभी देशवासी जिस स्वतंत्र, समृद्ध और अखंड गणतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसका सपना देखा था कालजयी सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, मैं सपने देखता हूं। मेरे सपने हैं एक आजाद, ताकतवर और समृद्ध गणतंत्र भारत के, प्रचंड अखंड भारत के। बुनियादी मसलों को हल करना है और आपको मीलों आगे देखना होगा। आजादी की राह में परेशानियां तो आएंगी, पर एक दिन उसका अंत होगा। हम मर भी जाएं अपने आदर्शों के लिए, तो भी हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन की सरगर्मी, देश में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां, महात्मा गांधी का प्रभाव, देशभक्ति की प्रबल भावना और मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर सुभाष बाबू के लिए एक निर्णय ने उनके जीवन की धारा ही मोड़ दी। आदरणीय शरद दा, ICS परीक्षा में चौथा स्थान पाने पर आपकी बधाई से मुझे बहुत खुशी हुई। इससे आप सब और माता पिता भी प्रसन्न हुए हैं, किंतु सच तो यह है कि ICS की श्रेणी में आने पर मुझे कोई खुशी नहीं है। शानदार ऐशो आराम की जिंदगी, अच्छी तनख्वाह, ऊंचा पद, क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? दादा, अगर एक बार सर्विस की बेड़ियां पैरों में पड़ गईं तो देश की सेवा कैसे करूंगा? बहुत गहरे सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि IC सर्विसेज में रहकर मैं अपने भारत की बेहतर सेवा नहीं कर सकूंगा। दूसरी ओर एक विदेशी हुकूमत के नीचे काम करने का विचार ही घृणास्पद है। मुझे भरोसा है आप पर और आपके उसूलों पर, इसलिए आपको लिख रहा हूं। माता पिता को भी मैंने अपने विचार लिख दिए हैं। आप उन्हें मेरा नज़रिया समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ये नौकरी स्वीकार नहीं कर रहा हूं।
22 अप्रैल को मैं अपना इस्तीफा भेज दूंगा। आपका अनुज सुभाष। सर, आपने सुना? सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस छोड़कर इंडिया जाने का मूड बना लिया है। Oh yes, he wants to serve his motherland. लेकिन सर्विसेज छोड़कर रिजाइन किया है उसने। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु देश के लिए कुर्बान होना चाहता है वो। देश सेवा के लिए इतना बड़ा त्याग। Well, I respect his sacrifice for his country. हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो अपने डिसीजन पर रीथिंक करे, but he is firm. सुनने में आया है कि सुभाष के बड़े भाई सतीश चंद्र से सर विलियम ड्यूक ने रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने भाई को समझाएं और रिजाइन ना करने दें। हाँ, ये सच है, लेकिन सुभाष अपने फैसले पर अड़ी गए। उसने जो सोच लिया वही करेगा। वैसे भी वो अरविंद घोष को बहुत एडमायर करता है। वही अरविंद घोष जिसने बहुत पहले आईसीएस परीक्षा पास की थी और जानबूझकर हॉर्स राइडिंग टेस्ट पास नहीं किया। Yes, yes, of course. उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने इंडिया लौट गया। सुभाष भी जून में वापस स्वदेश लौट रहा है, मातृभूमि की सेवा का व्रत लेकर। Well, he is really great. Come on, let's move. Come. प्रिय सुभाष, तुम्हारा निर्णय जानकर बहुत खुशी हुई है। तुमने सर्वस्व से त्याग पत्र देकर अपने दृढ़ निश्चय होने का परिचय दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। देश में इस समय निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। तुम आओगे तो तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप तुम्हारे मन माफिक काम तैयार मिलेगा। और क्या कहूं, पासा फेंक चुका है। हमें पूर्ण आशा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारा अग्रज चितरंजन दास। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने इंग्लैंड से बंबई तो आ गया और गांधी जी से मिलने मणि भवन भी पहुंच गया। उन्होंने कहा है कि 1 साल में आजादी ले लेंगे। भला कैसे? अब मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। आइए, गांधी जी आपको अंदर कमरे में बुला रहे हैं। हाँ जी। अरे, इस जोशीले युवक की पोशाक तो देखो। गांधी जी से मिलने आया है विदेशी पोशाक पहनकर। कुछ भी कहो, आत्मविश्वास इसके चेहरे से झलक रहा है। प्रणाम। आओ सुभाष, देश लौटने पर तुम्हारा स्वागत है। जी। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम आईसीएस छोड़कर देश सेवा का व्रत लेकर आए हो। जी महात्मा जी, मुझे विश्वास हो गया है कि समझौता करना बहुत बुरा होता है, गुलामी का प्रतीक है। इससे व्यक्ति में हीनता आती है, साथ ही उसके मकसद को भी नुकसान पहुंचता है। मैं तुम्हारे भावों को समझता हूँ। तुम्हारे अंदर की बढ़ती उत्सुकता को मैं देख पा रहा हूँ। युवा हो, जोश है और महत्वाकांक्षा भी। आपकी सहज मुस्कान ने मेरा हृदय जीत लिया, किंतु कुछ प्रश्न मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं गांधी जी। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी, कांग्रेस आंदोलन को आखिरी स्टेज तक ले जाने से पहले और क्या क्या कदम उठाएगी? सुभाष,
गांधी जी, आपकी योजना क्या है? सबसे पहले अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए करों का भुगतान न करके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेज हमारे हाथों में देश की बागडोर सौंप कर कैसे जाएंगे? और गांधी जी, आपका कहना है कि 1 वर्ष के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा, ये कैसे संभव होगा? सब कुछ संभव होगा सुभाष। कांग्रेस में शामिल हो गए हो, सक्रिय गतिविधियों में तुम्हारी भागीदारी सारी योजना और आंदोलन को समझ लेगी। अभी तुम बहुत बेचैन हो। ऐसा करो सुभाष, तुम कलकत्ता जाकर देश बंधु चितरंजन दास से मिल लो। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जी, मैं उन्हें अपने छात्र जीवन से जानता हूँ और वो मेरे गुरु समान हैं। महात्मा जी, सर्विसेज से त्यागपत्र देने पर उन्होंने मेरी प्रशंसा भी की थी। दास बाबू तुम्हारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। महात्मा जी, मैं शीघ्र ही कलकत्ता के लिए रवाना होता हूँ। प्रणाम। राम नाम शू ताड़ी रे लागी, राम नाम शू ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ ते ना तन मारे, वैष्णव जन तो तेन रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। देश बंधु चितरंजन दास के रूप में सुभाष को एक मित्र, हितैषी और कर्मठ नेता मिला। वो जान चुके थे कि अब उन्हें दास बाबू का अनुसरण करना है। सुभाष ने सबसे पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य किया 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर देश भर में उनका बहिष्कार संगठित करना। मेरे प्यारे साथियों, आपको जलियांवाला भयानक नरसंहार याद होगा। आपके दिलों में गुस्सा है और आंखों में पानी। प्रिंस ऑफ वेल्स आपके घावों पर मलहम लगाने और कुछ संवैधानिक सुधारों को करने 17 नवंबर को भारत आ रहे हैं। कांग्रेस ने प्रिंस के दौरे का बॉयकॉट करने और उस दिन हड़ताल रखने की अपील की है। सारे शैक्षणिक और व्यापारिक संस्थानों में जनता की गतिविधियां बंद रहेंगी। बहिष्कार इतना सफल रहा कि हजारों कार्यकर्ताओं सहित चितरंजन दास और सुभाष चंद्र जैसे नेता गिरफ्तार किए गए। सुभाष की राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढ़ती गई। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को संभालते हुए उन्होंने अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया। दादा, आज आप कुछ ज्यादा बेचैन हैं। शायद दिसंबर अधिवेशन को लेकर चिंतित हैं। नहीं सुभाष, बात कुछ और है। आजादी की लड़ाई जारी रखने के सुझाव पर नेताओं के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प चल रही है। हाँ। आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ये देश और जनता के लिए अच्छा नहीं है। मैं अध्यक्ष पद और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। हाँ? तुम्हारी क्या राय है? अब दास बाबू, मैं तो आपका सचिव हूं। अब हमेशा आपके साथ रहूंगा। सुभाष, मैंने निश्चय किया है कि हम एक नई पार्टी बनाएं, स्वराज पार्टी। विचार बहुत अच्छा है दादा। नई पार्टी की घोषणा कब कर रहे हैं? देखो, 31 दिसंबर को अधिवेशन समाप्त होगा और अगले दिन यानी 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का जन्म होगा। वाह गुरुदेव, सही समय पर उचित निर्णय लिया है आपने। प्रांतों की काउंसिलों और केंद्र के चुनाव आने वाले हैं। स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ सुभाष, इसके लिए तुम्हें अपनी पार्टी को लोकप्रिय बनाने और जनमत को इस ओर मोड़ने के लिए
मेरा साथ देना होगा। निश्चिंत रहें गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वराज पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है। चितरंजन दास और सुभाष की बढ़ती ताकत से घबराकर अंग्रेजी सरकार ने ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू कर दी। कभी जनता विरोधी सरकारी नीतियों का विरोध करने पर, तो कभी आंदोलन की भाषा में बोलने के कारण सुभाष की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। सुभाष बाबू, क्या पढ़ रहे हैं? जब देखो तुम्हारे हाथ में कोई पुस्तक होती है। ये बर्मी लोक कथाओं की पुस्तक है। बहुत जानकारी मिली है भाई। क्या करें, इस मांडले जेल में अध्ययन और चिंतन मनन करके ही समय बिता रहे हैं। तुम्हें पता है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह भी इसी जेल में रहे थे। जानता हूँ। लोकमान्य ने इसी मांडले जेल में रहकर गीता रहस्य जैसे महान ग्रंथ को लिखा। और साथियों, हम ऐसे महान देशभक्तों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ये सोचकर मुझे बहुत संतोष होता है और गौरव का अनुभव करता हूँ। हमें भी यही सोचकर बहुत शांति मिलती है। हाँ सच, बहुत शांति मिलती है। अरे सुभाष, तुमने अखबार में एक खबर पढ़ी? क्या? बहुत ही दुखद समाचार है। क्या है, दिखाओ तो। क्या लिखा है? 16 जून 1925 चितरंजन दास का निधन हो गया। हाँ? बहुत समय से बीमार चल रहे थे। ये सब ईश्वर, दया कर ईश्वर। मुझे तो लगता है सुभाष तुम्हारी गैर कानूनी गिरफ्तारी का सदमा वो सहन नहीं कर पाए। वो मेरे गुरु और प्रणेता थे। मैंने एक मित्र और मार्गदर्शक खो दिया। सुभाष, हे परमेश्वर, उनकी आत्मा को शांति मिले। सुभाष को शक्ति मिले, हिम्मत मिले। ओम शांति। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शांति। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शांति। सुभाष के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। बिना शर्त जेल से रिहा किए गए। स्वास्थ्य लाभ के बाद पुनः आंदोलनों में सक्रिय होते रहे और गिरफ्तारियां देते रहे। चिकित्सा के लिए उन्हें विदेश भी जाना पड़ा, किंतु सुभाष देश विदेश सभी जगह रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार काम करते रहे। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। उन्होंने देश की जनता को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता की भावना से परिचित कराया और आज़ादी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। 1939 में पुनः सभापति पद पर विजयी हुए, किंतु कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। साथियों, मैं एक नई पार्टी का ऐलान करता हूं। पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका उद्देश्य होगा देश के प्रगतिशील, क्रांतिवादी और साम्राज्य विरोधी लोगों को न्यूनतम समान कार्यक्रम के लिए साथ लेकर चलना, जिसमें सभी विचारधारा के लोग हों। इनका काम होगा ऐसा गरम दल तैयार करना जो शासन प्रवृत्ति और पक्षपात के खिलाफ हो। इसका पहला अधिवेशन 22 जून को बंबई में होगा।
कामता प्रसाद जी, आपने कुछ सुना? क्या कोई खास बात है? हाँ, अपने सुभाष बाबू को फिर गिरफ्तार कर लिया है। रवि भाई, ब्रिटिश सरकार फॉरवर्ड ब्लॉक के आंदोलनों और सुभाष बाबू के ब्रिटिश विरोधी प्रचार भाषणों से डर गई है। पर सरकार ने इस बार उन पर मुकदमा नहीं चलाया है। कितने झूठे आरोप लगाएगी सरकार? मुकदमों की कोई गिनती है? हजारों बेकसूरों को गिरफ्तार कर उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें फांसी पर लटकाना सरकार का खेल है। हमारे कितने बड़े बड़े नेता किस बेरहमी से मार दिए गए। कामता प्रसाद जी, मुझे तो अपने सुभाष बाबू की चिंता है। वैसे भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो रवि भाई, वे काफी होशियार हैं, कोई ना कोई योजना बना लेंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। इस समय देश को उनकी जरूरत है। सन 1941 जनवरी महीना, घड़ी के कांटे रात 1:25 का समय बता रहे हैं। कलकत्ते के एल्गिन रोड के मकान नंबर 38/2 से पिछले दरवाजे से होकर एक मौलवी निकलता है। दबे पांव गली से निकलकर सड़क पर खड़ी कार में सवार होता है। ड्राइवर से आंखों की भाषा में बात होती है और रात के सन्नाटे को चीरती कार रफ्तार पकड़ लेती है। मौलवी साहब, कलकत्ता के एल्गिन रोड से चलकर अब हम धनबाद पहुंच गए हैं। पूरी रात की यात्रा रोमांचकारी रही। पूर्व में उषा की किरणों से प्रभात की सूचना मिल रही है। तुम कार लेके अशोक के बंगले पहुंचो शिशिर। जी। मुझे यहीं उतार दो। ठीक। मैं पैदल ही वहां पहुंचूंगा। ठीक। और हाँ, तुम अशोक से कह देना कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। जी। और मुझसे वैसा ही व्यवहार करे जैसा किसी मिलने आने वाले व्यक्ति से किया जाता है। जी चाचा। ठीक है? जी। जनाब बोस साहब। जी। आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहता हूँ। मौलवी साहब, वैसे तो मैं चाहता था कि आप यहाँ और ठहरते, पर आपने जो ज़रूरी काम बताया है उसे देखते हुए मैं आपको रोक भी नहीं सकता। कहिए तो मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूँ? हाँ जी, नहीं शुक्रिया। मैं आगे चलकर टैक्सी ले लूँगा। खुदा हाफिज। प्रणाम। आइए चाचा जी। लाइए, अपना सामान मुझे दीजिए और आप आराम से कार में बैठ जाइए। योजनानुसार आपको दिल्ली कालका मेल में बिठा देंगे। जी शुक्रिया शुक्रिया। ओ भाई, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं जनाब? जी, मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। अच्छा, रावलपिंडी। वो भाई, क्या आपका दौलत खाना रावलपिंडी में है? जी नहीं, अपना गरीब खाना तो लखनऊ में है। अच्छा। आपको बता दूं कि पेशे से मैं इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजर हूँ और इसी सिलसिले में रावलपिंडी जा रहा हूँ। अच्छा। भाई, आपका परिचय, मतलब जनाब का नाम क्या है? नाचीज को मौलवी जियाउद्दीन कहते हैं।
भाई मौलवी साहब, अखबार में कोई खास खबर है? हैं? मौलवी साहब, ओ भाई मौलवी साहब, लगता अखबार पढ़ते पढ़ते नींद लग गई है। पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन से काबुल पहुंचे सुभाष बाबू गूंगे बहरे मुसलमान ज़ियाउद्दीन के रूप में। काबुल से इटली के राजदूत ने उन्हें बर्लिन पहुंचाने का काम किया। 3 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए। जय हिंद। अभी आप सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ये हिंदी नाटक सुन रहे थे। लेखिका और निर्देशिका थीं अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मनमोहन जोशी, योगेंद्र टिक्कू, अशोक मलकानी, सुरेंद्र सागर, फ्लोरा बोस, M.H. नियाजी, अनीता जोशी, विनोद कुमार मिश्र, जगदीश दुआ, सुनीता चौहान, विजय लक्ष्मी शर्मा, संजय वर्मा और सुजाता रथ। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।